हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। यहाँ आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो मैंने पैसेज लिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है। और ये जो आपका है मैंने देखा है, जो आपका बुक है उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी गाइड जो आती है उसमें भी मैंने देखा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ध्यान से समझना है पूरा। अगर आप समझ जाओगे तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में यही आए और आप ओनली 2 मिनट में लिख दो। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो यहां आप सबसे पहले पढ़ो क्या लिखा। देखो लिखा हुआ विथ ये सर्टिफाइड एक्सप्रेशन ही रिगॉर्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रॉप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन बट सडनली ये स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि विंड मतलब हवा, वीगन टू ब्लो एंड एलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स वीगन टू फॉल। ठीक है, एंड डीज ट्रूली डिड एंड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स द बॉयज जो आपका एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पीरियल्स। ठीक है, यहां अब आप लोग क्या कहना चाहते हो, इसका आप अर्थ समझना चाहते हो, तो यहां आप ये आपका जो आप लोगों का लिखा फ्रोजन पल्स। ठीक है, तो यहां अब आप लोग देखो, यहां जो लैंचो का अर्थ है कि संतुष्ट भाव से जब लैंचो ने अपने खेत, जो मक्के का खेत था वो फूलों से लदा हुआ था, तो उसको देखता है। ठीक है, तो बारिश की चादर में लिपटे हुए देखा, तो ऐसा देखा तो उसे बहुत संतुष्ट हुआ कि मतलब हमारे खेत को बारिश की जरूरत भी थी और पहले धीरे धीरे वर्षा हो रही थी, एक बौछार के टाइप का। तो इसीलिए जो लैंचो था वो संतुष्ट होकर अपने खेत को देखता है, मतलब वो संतुष्ट था, हाँ अच्छा है, इतना तो बारिश हमारे खेत की जरूरत भी थी। और फिर क्या हुआ कि यहाँ मतलब इतना उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन सडनली यानी कि अचानक क्या हुआ कि जो ए स्ट्रॉन्ग विंड वीगन टू ब्लो, यानी कि जो हवा है बहुत तेजी से बहने लगी। क्या हुआ, हवा बहुत तेजी से बहने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, यानी कि हेलस्टोन्स मतलब होता है ओला, यानी कि बारिश के साथ साथ जो बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ओले का अर्थ है जो बर्फ होता है। ठीक है, और ये वास्तव में चांदी के नए सिक्के जैसे लग रहे थे। तो वो सफेद होता है, बर्फ जो गिरता है ऊपर से। आपने देखा होगा अपने टाइम में कि जब आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बर्फ जब ऊपर से गिरते हैं तो वो एक बहुत सफेद एकदम चांदी के सिक्का की तरह लगते भी हैं। तो न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी कि चांदी की सिक्के के समान लगते हैं। और जब बॉयज यानी कि जो उनके लड़के थे, ठीक है, लड़के बारिश में बाहर निकलकर इन जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए दौड़े। यानी कि यहां इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है कि आपका जो ओले के समान थे, कौन थे, मतलब आप लोगों का यहां जब बच्चे देखे वो बहुत सुंदर लग रहे थे। देखने में क्या लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा था वो जो गिर रहा था ऊपर से चांदी के सिक्के के समान। तो बच्चे उसे कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करने के लिए दौड़े, यानी कि उसको इकट्ठा कर रहे थे। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि यहां सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको इसका हिंदी आना चाहिए। अगर आपको इसका हिंदी आता है तो इसका मतलब आपने बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये मेरा पहला मतलब काम है आप लोगों का कि इसका हिंदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आप लोगों का। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद को आना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, जैसे मैंने किया है ऐसे आप लोग बहुत अच्छे से करो। फिर आप लोगों से 2 क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन है, पहला दूसरा, लेकिन आप लोगों का ये 2-2 मार्क का रहेगा। तो काफी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क आप अचीव कर सकते हो, 4 मार्क का आपका रहेगा। और कुछ इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, सब कुछ आ रहा होगा। तो पहला प्रश्न आप देखो, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लो कि व्हाई डिड जो लैंचो था लुक सर्टिफाइड, यानी कि जो लैंचो मतलब देखकर संतुष्ट क्यों हुआ। ठीक है, तो अब आपको पता ही होगा कि जो आप लोगों को इसका तो पता होगा कि उसके जो फसल थे उससे बौछार की जरूरत थी। तो पहले तो उसे बौछार मिल रहा था, मतलब बहुत तेजी से वर्षा नहीं हो रही थी, उन्हें बौछार मिल रहा था, तो इसीलिए वो उसे देखकर बहुत ज्यादा संतुष्ट हुआ, बहुत ज्यादा संतुष्ट हुआ। तो इसका आंसर आप लिखो, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि सबसे ज्यादा इजी तरीका ही आप लोगों को लगेगा और आप ओनली 2 मिनट में लिख दोगे। और ऐसा नहीं है कि आपका गलत रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कि आप लोगों को लिखना है कि लैंचो लैंचो लैंचो, फिर यहां आप लुक का सेकंड फॉर्म लिख दो। क्या लिखो, लुकड, लुक में ईडी जोड़ दो यानी कि लुक्ड हो जाएगा इसका सेकंड फॉर्म लुक्ड। फिर ये आप सर्टिफाइड जो लिखा हुआ है इसे आप लोग लिख दो। ओके,
तो आप इसे ऐसे लिख दो, सेटिस्फाइड। ओके, इतना लिखने के बाद अब इतना तो मैंने प्रश्न से ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां लिखना है बिकॉज, क्योंकि हिज जो राइफ यानी कि हिज राइफ जो पके हुए मकई के फसल थे, राइफ कॉर्न हैड ये शॉवर यानी कि बौछार। बस पहले जब देखा कि मतलब फसल को बौछार मिल रही है तो वो बहुत ज्यादा संतुष्ट हुआ। पहले का आंसर यही हो जाएगा। तो यहां अगर आप इतना ही लिख दोगे आपको 2 मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो काफी ज्यादा इजी है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द रैन सडनली, यानी कि जो रैन है उसके साथ क्या हुआ, सडनली अचानक क्या हुआ। तो आपको पता है कि जो रैन था यानी कि बरसात था, तो यहां आपको लिखना है द रैन सडनली, यानी कि द रैन सडनली चेंज्ड मतलब बदल गया, किसमें, इनटू हेलस्टोन, यानी कि हेलस्टोन में, यानी कि किसमें बदल गया, हेलस्टोन में। हेलस्टोन मतलब होता है ओला। तो पहले तो अच्छे से वर्षा हो रही थी, धीरे धीरे वर्षा हो रही थी जैसी लेंचों की जरूरत थी, लेकिन अचानक होता क्या है कि ये जो लेंचो मतलब ये जो वर्षा है, हेलस्टोन गिरने लगते हैं और काफी तेजी से मूसलाधार वर्षा होने लगती है। तो यहाँ से आपको 2 मार्क यहाँ से मिल जाएगा और बहुत ज्यादा इजी है, इसी में से सारी चीजें ढूंढा गया है। ठीक है, तो ये है आप लोगों का, पहले मैंने आपको पैसेज सॉल्व करा दिया। अब हम लोग एक स्टेंजा सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके सामने दिख रहा है। देखो स्टेंजा में भी आपको थोड़ा अर्थ आना चाहिए, यहाँ कवि जो इनके मतलब पोएट हैं वो भी आना चाहिए, लेसन का नाम भी आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम लोग ध्यान से सीख लेंगे। स्टेंजा में आप लोग जान सकते हो कि स्टेंजा भी आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क का आता है। कितना मार्क का आता है, 4 मार्क का। अब यहां आपसे भी 2 क्वेश्चन पूछेगा, जो 2 क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ नीचे डिस्कस करूंगा। लेकिन अब आप लोगों को यहां सबसे पहले इसका मीन्स पता होना चाहिए, थोड़ा तो मीन्स आपको पता ही होना चाहिए। यहां जो आपका कवि है या फिर पोएट है, ये 2 पंक्ति इस चैप्टर में है। चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस और जिसके जो आपका पोएट है रॉबर्ट फ्रोस्ट। एंड अब आप लोगों को मैं बता दूं रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है, फ्रोस्ट है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बार तो लेखक जो आपका कवि है या पोएट है वो फायर यानी कि आग के बारे में बताया है एक पंक्ति में, और एक में बताया है आइस के बारे में यानी कि बर्फ के बारे में। ये 2 चीजें आप याद रखना। ठीक है, तो यहां इस जो पंक्ति है इसमें बताया है किसके बारे में, बर्फ के बारे में। तो यहां कहा है वट इफ इट हैड टू पेरिश टू इस एंड आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड टू से डेड फॉर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सरफेस। तो यहां जो मतलब इन पंक्तियों में कवि का विचार कहता है कि यदि विश्व का अंत 2 बार होना तो बर्फ भी उसका पूर्ण विनाश करने में समर्थ है। एक बार तो बताया है कि जो आग है, आग, ठीक है, यानी कि आग जो है, आग मतलब विश्व का विनाश करने में समर्थ है। और इस बार क्या कहा है, जो बर्फ है, बर्फ भी विश्व का विनाश करने में समर्थ है। लेकिन बर्फ की तुलना किससे की गई है, यानी कि कवि के लिए बर्फ जो है घृणा भी, घृणा, और आग मतलब है आकांक्षा। मतलब जो बर्फ है वो भी आग की ही जितना शक्तिशाली है, जितना शक्तिशाली आग है उतना ही शक्तिशाली बर्फ है। और बर्फ की तुलना घृणा से की गई है। तो घृणा को कहा गया है कि विश्व का विनाश करने में समर्थ है। मनुष्य में घृणा जो है दीर्घकालीन है और वह अनेक हृदय में प्रवेश कर लेती है। वह जीवन भर साथ रहती है। जो घृणा है, अगर घृणा है किसी के साथ तो आप लोगों के साथ वो हमेशा रहेगी जीवन भर। इसलिए कवि का विचार है कि बर्फ अथवा घृणा इस विश्व का अंत लाने में पर्याप्त है। तो यहाँ बर्फ की मतलब बर्फ अथवा घृणा यानी कि बर्फ की तुलना घृणा से की गई है। तो यहाँ इसका मतलब पहले आप समझ गए आखिर पोएट कहना क्या चाहता है। क्योंकि आपको अगर ये पता चलेगा कि पोएट इसमें कहना क्या चाहता है तो आप लोगों को 4 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें पूरा बात बताया गया है बर्फ घृणा यानी कि जो बर्फ, यहाँ पूरा बात यही बताया गया है वट इफ इट हैड टू पेरिश टू इस, यानी कि अगर जो विश्व है उसका विनाश, ठीक है, जो विश्व है उसका अंत 2 बार हो, यानी कि जो अंत है वो 2 बार हो, तो बर्फ भी आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी कि जो घृणा है वो क्या कर सकता है,
विश्व का विनाश करने में समर्थ है। यही आपको थोड़ा सा अगर मीन्स आता है तो आई होप कि आप कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, दो राय नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पोएट का नाम आप जरूर याद रखना, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का ऐसा जरूर मिलेगा। और दूसरा आप लोग जो इसका मेन पॉइंट होता है, जैसे वर्क के बारे में जो बताया गया है उसका एक पॉइंट याद रखना, यहां से आपको 2 मार्क मिल जाएगा। और ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का आप जरूर याद रखना। और पहला चैप्टर जो है आप लोगों का उसे भी याद रखना, जो आप लोगों का पहले चैप्टर का क्या नाम है, डस्ट ऑफ स्नो, जिसके भी लेखक रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं, दोनों के एक ही लेखक हैं सेम, ठीक है। तो ये दोनों आप जरूर कंप्लीट रखना अपने आप में, क्योंकि ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आंसर इसका हम लोग देखेंगे। आंसर में क्या लिखोगे, कुछ नहीं, आप लोग इसके मतलब जो पोएट हैं उनका नाम लिख दो। तो यहां से तो आप क्वेश्चन में से ही ले लो, द पोएट ऑफ द पोयम, यहां से आप यही लिख लो सीधा, द पोएट ऑफ द पोयम, यानी कि आपको इतना लिख लेना है यहां से। और फिर आप लोगों के जो पोयम का पोएट है, इज मतलब है कौन है, ये आप लोगों को पता होगा, रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो ये आप लोगों का हो गया बच्चा पार्टी। क्या ये लाइक एज रेफरेंस है, आप लोग इसे ब्लैक से ही लिख देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और या फिर आप इसे कॉमा लगा देना, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया भैया, मैंने आपको बता दिया कि इसके आखिर पोएट कौन है। तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे, याद करोगे, तभी आप जान पाओगे। थोड़ा मेहनत करना, याद करने की कोशिश करना, हर एक चैप्टर जो आपका आल चैप्टर का आप याद कर लेना, चाहे आपका कोई भी, जैसे आपका प्रोज है, पोएट्री है, ठीक है, इन दोनों का इंपॉर्टेंट है। और सप्लीमेंट्री में कोई ऐसा है नहीं कि उसमें चैप्टर याद करना पड़े, चैप्टर का नाम नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आप प्रोज का और पोएट्री का जरूर याद रखना, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड ए सेकेंड टाइम, यानी कि सेकेंड टाइम में जो वर्ल्ड है, विश्व का विनाश कौन कर सकता है। फर्स्ट टाइम तो फायर को बताया गया है, लेकिन यहाँ वर्फ नहीं लिखा जाएगा, वर्फ की तुलना घृणा से की गई है, यानी कि हेटर, यानी कि हेट लिखा जाएगा। लेकिन मैं यहां जिस टाइप से लिख रहा हूं वैसा ही लिखना, द हेटर्ड। हेटर्ड मतलब भी घृणा ही होता है, ठीक है, घृणा ही होता है। हेटर्ड among humans may end the world a second time, यानी कि दूसरी बार जो बताया गया है वो घृणा भी विश्व को मतलब विनाश पहुंचा सकता है, मतलब विनाश कर सकता है, ये भी पर्याप्त है विनाश करने में, घृणा यानी कि हेटर्ड। तो यहां से मैंने आज आपको बताया कि आपका जो प्रोज में, यानी कि प्रोज में जो आप लोगों का आता है पैसेज, और इसमें जो पोएट्री में स्टेंजा आता है, इसको मैंने सॉल्व करा दिया, इसमें आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों याद रखना, फिर मैं आपको ऐसे आगे चलते चलते और भी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करा दूंगा, तो अच्छे से समझिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो यहां, द टीचर सैड टू द प्रिंसिपल, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज, फिर कॉमा है, ग्रेंट मी लीव फॉर 2 days। इसीलिए मैंने इतना लॉन्ग भी आपको लग रहा होगा, लेकिन भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लिया है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोगों को मैं समझा कर रहूंगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको कुछ, अगर आपको रूल्स पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो थोड़ा रूल्स पढ़ लो, या फिर मैं आपको बताता हूं। देखो द टीचर जो लिखा हुआ है, इसे आप यहां लिख दो द टीचर, ठीक है, मैं इसे इनडायरेक्ट में बदल रहा हूं, ठीक है, द टीचर। और यहां सैड टू के स्थान पर क्या लग जाएगा, याद रखना, यहां प्लीज शब्द आया है, प्लीज शब्द, इसलिए यहां लगाया जाएगा रिक्वेस्टेड, मतलब यहां जो है ना रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो इसलिए रिक्वेस्टेड लगाया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहां आप लोगों को क्या करना है, द प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ऐसे ही लिख दो, द प्रिंसिपल। अब आप करो क्या कि ये सब हटाकर यहां 2 लिख दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर 2 लिख दो, और जैसा लिखा हुआ है यहां से ग्रेंट मी, यानी कि यहां आप अकॉर्डिंग बदलते रहना, जैसे ग्रेंट लिख दिया, अब मी बदलेगा कहां से, यहां से, तो ये हो जाएगा हिम, ठीक है, मी सब्जेक्ट से बदलेगा तो हिम हो जाएगा। एंड फिर आपका वही सेम रहेगा, क्योंकि वही चीजें अब लीव फॉर 2 ही रहेगा, डेज,
मैंने कुछ किया नहीं है इसमें, बस बन चुका है। मैंने कहा यहाँ केवल टू लगा दिया है कॉमा एंड एंड्रॉइड डॉट कॉमा के अनुसार, ठीक है, हटाकर। एंड यहाँ अब अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा, लाइक ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ आपका ये ऐसे बनेगा इनडायरेक्ट, और आपका इस तरह से अगर आप ध्यान देकर बनाओगे तो फिर आपका बन भी जाएगा। लाइक इस दूसरा क्वेश्चन देखो, लिखा है माई फादर सैड टू मी, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, ही हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब देखो ये है इंट्रोगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव में आपको पता होना चाहिए कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाने पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, केवल इस टाइम में जब आपका ये हेल्पिंग वर्ब है वो आगे हो, ठीक है। एंड यहाँ सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है, आस्क्ड। तो यहाँ आपको लिखना है माई फादर। अब सैड टू के स्थान पर मैंने कहा है कि आस्क्ड का प्रयोग करो, आस्क्ड का प्रयोग करोगे, फिर यहां आप आस्क्ड मी लिख दो और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करो। इफ एंड यू जो है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये बदलेगा मी से, यानी कि ऑब्जेक्ट से, तो ये आई हो जाएगा, आई। अब ये देखो कंप्लीटेड, यानी कि ये है कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आई हैड कंप्लीटेड। अब योर जो है वो आई के अकॉर्डिंग माई में बदल जाएगा, ठीक है, माई वर्क। एंड आपको पता होना चाहिए कि ये नाउ जो होता है NOW नाउ, ये बदल जाता है देन में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, बस। तो भाई है कुछ नहीं, अगर आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी, कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये आपको दूसरा भी समझ में आ गया। अब तीसरा देखो, लिखा हुआ है द टीचर सैड एंड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ देखो एक चीज है, यहाँ जो है सार्वभौमिक सत्य है, यानी कि ये सत्य है कि सन ईस्ट से निकलता है, ये आपको पता है। अब वैसे आपको पता है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ये है आपका तीसरा। चलो तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा देखो लिखा हुआ है द टीचर सैड कॉमा नोटेड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये आपका सार्वभौमिक सत्य है, ये सत्य है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। अब आप इसे इनडायरेक्ट में कैसे बदलोगे, अगर आपका सार्वभौमिक सत्य आ जाए तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, जैसा लिखा हुआ है लाइक इज द टीचर। एंड सैड के स्थान पर कुछ नहीं लिखो, क्योंकि सैड केवल लिखा हुआ है, सैड टू लो लिखा नहीं है, तो सैड है। एंड कॉमा नोटेड कॉमा के स्थान पर डैट लगा दो, जैसा लिखा हुआ है वैसे उतार दो, क्योंकि ये भाई है सार्वभौमिक सत्य। तो द सन डैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, कुछ रूल्स हैं उसे आप ध्यान में रखो कि आप भूलो ना रूल्स को। यहां आप चौथा नंबर इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लो। ये देखो भाई चौथा नंबर डायरेक्ट देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां आप समझो, ही सैड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली। तो अब इसे आप कैसे बनाओगे, कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से समझो तो इनका आई से इन डी से डायरेक्ट बनाने में कुछ है नहीं, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। ही सैड टू मी, तो यहां आपको करना क्या है, ये आपको लिखना है ही और सैड टू का स्थान पर टोल्ड लगा दो, टोल्ड TOLD टोल्ड मी। एंड यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर आप डैट लगा दो, डैट लगेगा ही। एंड यू बदलेगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है मी से, ऑब्जेक्ट से, यानी कि आई हो जाएगा। एंड आई एंड ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, वाज नॉट। एंड डूइंग और योर बदल जाएगा माई में, ठीक है, माई, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग माई हो जाएगा, ठीक है। माई वर्क सीरियसली, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसमें है कुछ नहीं। देखो मैं केवल थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर रहा हूं, केवल ये देखो सैड टू के स्थान पर मैंने टोल्ड लगा दिया, यहां मैंने आई कॉमा एंड ऑर्डर कॉमा के स्थान पर डैट लगा दिया, थोड़ा टेंस प्रयोग कर दिया, बस आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन चुका है। तो इसमें है कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से समझते हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना काफी ज्यादा इजी होता है, क्योंकि मैंने भी पहले सोच रहा था कि काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन नहीं, इसमें है कुछ नहीं। अगर आप ध्यान से रूल्स पढ़ लेते हो, थोड़ा सा रूल्स अगर आप पढ़ लेते हो, थोड़ा सा रूल्स, तो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब अगला हमारा है, अगला भाई देख लो एक्टिव पैसिव देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है एंड पूछा भी जा रहा है कई बार। ये एक्टिव पैसिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्टिव पैसिव है VIMP हैं,
और हाँ, आप देख लेना इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भी, क्योंकि मैं वो एक्टिव पैसिव लिया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट ही हर बार आता है। पहला है, देखो, आई नो हिम वेरी वेल। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग भी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आई नो हिम वेरी वेल, यहाँ हिम जो है यही आपका ऑब्जेक्ट है, हिम, तो हिम बदलेगा ही में, ये तो आपको पता है। यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है ही। और ये कौन सा टेंस है? ये है भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ही के साथ इज का प्रयोग करो। एंड नो, नो का आपका थर्ड फॉर्म नोन होता है। देखो, क्रिया की थर्ड फॉर्म ही एक्टिव पैसिव में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नोन। एंड यहाँ टू लगाकर आपको इसे आपका अपना ऑब्जेक्ट बनाना है, मी, ठीक है, टू मी वेरी वेल। यही मैंने कहा था, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, इसीलिए मैंने आपको कहा था ध्यान से देखना। और क्या चेंजेस है? देखो, जब हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें यही चेंजेस है कि टू का प्रयोग करना है, बस और कुछ नहीं, क्योंकि नोन के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, दूसरा नंबर, दे हैव वन दी मैच। अब यहाँ आपके पास आ गया दे हैव वन दी मैच। अब ये कौन सा टेंस है? ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और अब इसको आपको बदलना कैसे? देखो, हैव के साथ आपको कुछ नहीं करना है, ये हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग कर लो और आपका पास्ट मतलब एक्टिव से पैसिव में बदल जाएगा। लाइक अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आपका वन द मैच, यानी कि द मैच जो है वो ऑब्जेक्ट है, द मैच क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो द मैच आप लिख लो, द मैच। अब मैच आपका हैज लगेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, हैज के साथ बीन लगा लो बस। एंड वन आपका थर्ड फॉर्म ही है, तो वन लगा लो। एंड वाई लगाकर आप दे को ऑब्जेक्ट में बदलो, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। बस थोड़ी सी चेंजेस करना है। ये दूसरा नंबर आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पैसिव वॉइस है, क्या है? पैसिव वॉइस, ठीक है। फिर से आपको एक पैसिव वॉइस दिखाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, VIMP है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को मैंने सेलेक्ट भी किया है। अब आप भले ही सोच रहे हो कि ये नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आपके सामने आ चुका है ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, तो यहाँ आपका हिज ब्रदर ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आप समझना कि आपके क्लास 10th में हार्ड नहीं आता है, ये मैंने बहुत सारे पेपर में देख लिया, हार्ड नहीं आता है, इजी आता है, इजी पेपर रहता है। लाइक अगर आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट देगा तो इजी देगा, एक्टिव पैसिव देगा तो इजी देगा, पंक्चुएशन देगा तो इजी देगा, क्योंकि ये 10th का जो क्लास है वो इजी है। लेकिन क्लास 12th में पहुंचोगे तो हाँ, आपको वही चीजें हार्ड मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ आपको अब इज है, अब इज है यानी कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ नहीं करना, इज के साथ केवल विंग का प्रयोग कर लो, विंग बस। अब हेल्प्ड, देखो क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, यहाँ ING का है लेकिन यहाँ आपको थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है, बाई लगाकर आप हिम लिख दो। तो भैया ये है आपके तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट। एंड चौथा नंबर आप वेरी इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस का, देख लो, लीव द रूम। हाँ, ऐसे भाई बहुत ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये मैंने कुछ अलग लिया है और इससे भी अलग आते हैं, ठीक है। लीव द रूम, तो आपको लिखना है यू आर ऑर्डर्ड, बस यू आर ऑर्डर लगाकर टू लगा दो और फिर यही लिख दो, लीव द रूम, लीव द रूम, बस आपका हो जाएगा। तो ये है हमारे 4 वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं। क्योंकि मैंने आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझो जितनी चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। और नोट्स बना लो, याद कर लो, बार बार याद करो, रिवीजन करो अपनी चीजों को, तभी आप समझ पाओगे। यहां आता है बात प्रीपोजिशन की। अब प्रीपोजिशन आपके सामने आ चुका है, बहुत ज्यादा जो VIMP प्रीपोजिशन है वही सारी चीजें डिस्कस की जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये अब आपका बोर्ड एग्जाम ज्यादा नजदीक आता जा रहा है, नजदीक आता जा रहा है, तो मैं आपको कई सारे टॉपिक अभी पढ़ाना है ना, तो इसलिए अब आपका जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ो। और अगर आपको किसी चीज में दिक्कत है तो बताया करो। ये भी 2 मार्क का आता है, प्रीपोजिशन भी, और काफी ज्यादा इजी रहता है, 2 अक्षर लिखना है, 2 मार्क पक्का हो जाता है। लिखा हुआ ही हैज बीन इल, अब यहाँ कॉमा, यहाँ डॉट 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 ऑन मंडे। अब बताओ मंडे जो है वो आपका निश्चित समय है या अनिश्चित? तो याद रखना निश्चित समय है। और आपको मैं बता दूं, सिंस या फॉर वाले बहुत ज्यादा आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो निश्चित और अनिश्चित समय याद रखना। लाइक एज आपका निश्चित के साथ सिंस लगेगा, अनिश्चित समय के साथ फॉर लगेगा, FOR, ठीक है, फॉर लगेगा। तो यहाँ आपको सिंस का प्रयोग करना है, क्योंकि ये आपका निश्चित समय है, मंडे निश्चित है, तो इसीलिए आपका सिंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ आप याद रखना सिंस का प्रयोग होगा, ये प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, यानी कि सिंस का प्रयोग होगा।
याद रखना, ठीक है। दूसरा नंबर देख लो भाई, दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि ही इज सफरिंग फीवर। अब भाई यहां तो बहुत इजी है, लेकिन आपको इजी लग रहा है और यही आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी जाता है, तो ऐसे में इजी होता है प्रीपोजिशन। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा थोड़ा अलग करके पढ़ते हो, वेरी इंपॉर्टेंट आप समझकर सब चीजों को याद करते हो, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट जितना है उसे याद कर लो। मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास गवाह है कि वेरी इंपॉर्टेंट ही बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहां आप देख लो, यहां लिखा हुआ है, यहां आपको भरना है भाई फ्रॉम। क्या भरना है? फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम भरना है क्योंकि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। एप्लीकेशन लिखते हो तो फिर ऐसे आपको पता होगा। तो ये है दूसरा नंबर, मैं आपको इसीलिए अंडरलाइन कर दे रहा हूं कि आपको याद रहे, ठीक है। तीसरा समझो, द सोल्डर्स फाइट, या फाइट का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म होगा करेज, क्योंकि एक जैसा है दोनों, ठीक है। तो वैसे सेकंड फॉर्म होगा। तो यहां अब आपको बता दूं यहां क्या भरना है। तो ये देखो, करेज के साथ यानी कि साहस के साथ जो सोल्डर्स हैं वो लड़ते हैं, तो के साथ आप विथ का प्रयोग कर दो भाई, विथ का प्रयोग करो, और यहां विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो विथ का प्रयोग किया जाएगा, सभी याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। ओके, अगला देखो चौथा नंबर कि ही इज गुड मैथमेटिक्स। अब आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, इन भरा जाएगा या एट भरा जाएगा या ऑफ भरा जाएगा। लेकिन अब आप सोच जरूर रहे होंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं प्रीपोजिशन तो क्या सोचोगे यार, नहीं आएगा यार, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ एट का प्रयोग करना है, एट, एट भरा जाएगा, एट मैथमेटिक्स। अगला है द सन सेट्स द वेस्ट। अब देखो यहां आपके पास है इन, ऑफ या एट। तो वैसे अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, यहां आपके पास तीन ऑप्शंस मत देखो। अब आपके माइंड में आता क्या है, आपने पढ़ा क्या है प्रीपोजिशन के अंतर्गत, आपको प्रीपोजिशन का नॉलेज कितना है वो आपको अब देखना है। यहां इन भरा जाएगा, तो यहां आपको मैंने बता दिया 5 सबसे महत्वपूर्ण, 5 टॉप 5 या 5 टॉप प्रीपोजिशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बार बार आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि बता दिया जाए प्रीपोजिशन। तो मैंने आपको तीसरा टॉपिक प्रीपोजिशन पढ़ाया, चौथा टॉपिक आपको पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा, 2 नंबर पक्का करना है पंक्चुएशन। आज मैं आपको एक बात बताता हूं क्लियर, पंक्चुएशन में जो आता है ना वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही आता है। लाइक इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, थोड़ा कैपिटल लेटर, ये सारी लिखकर आपको तैयार कर देना है, ठीक है। अब वैसे बहुत ज्यादा इजी होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाकर आपको थोड़ा कैपिटल लेटर ये कर देना है, फिर आपका हो जाएगा। लाइक ये भी देख लो, सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं, ठीक है, सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले हैं। देखो क्योंकि भाई मैं आपको 100% यहाँ कह सकता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले ही आते हैं, क्योंकि यहाँ आप दूसरा नंबर देखो, यहां दूसरा नंबर का, पहले मैं आपको दूसरा समझाता हूं फिर पहला। माई फादर सेड टू रमेश यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। अब यहां कुछ नहीं करना है, यम आपको कैपिटल कर देना है, माई फादर। अब यहां सैड टू, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसा आपके बोर्ड एग्जाम है, सैड टू, एंड यहां जो आर स्मॉल लिखा हुआ है कैपिटल कर दो, रमेश। फिर अब यही चीज आता है, यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहेगा, ठीक है, तो वही चीज आपको लगाना होता है, ठीक है। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा लो, और फिर आपको यू जो वाई है इसे कैपिटल कर लो, यू शुड, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप कैपिटल शुरू होता है, नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन, यस आप कैपिटल रखना संडे का, संडेज। बस अब यही आपका हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो यही आपका देखो, यही टाइप के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, फिर यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद करो, ये सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में यही आता है प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन में, और आपका पंक्चुएशन में 2 नंबर पक्का कर देगा। और यही हो सकता है कि यही आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीचे वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंक्चुएशन में अगर आप बुक उठाकर देख लो, मैंने कई सारे एक्सरसाइज देखा है, कई सारे पेपर्स देखा है, यही आ रहे हैं, लेकिन इसी टाइप के कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, इसे कैपिटल करो, इसे कैपिटल करो, बस आपका बन जाएगा। पहला देखो, पहला लिखा हुआ ही रोट आई कैन कम, आई कैन लिखा हुआ या कैन नॉट कह सकते हो, कम बिकॉज आई एम इल। अब यहां जो यच है इसे कैपिटल कर लो, ही रोट, ठीक है, फिर यहां कॉमा लगाओ एंड इनवर्टेड कॉमा लगाओ, आई जो है कैपिटल कर लो, CAN यहां आपको कॉमा लगाना है, कैनन यानी कि कैन नॉट इस प्रकार से लिखा जाता है, नॉट इस प्रकार से। बस यही थोड़ी थोड़ी गलतियां रहेंगी, कम बिकॉज यहां आई जो है इसे कैपिटल कर लो, आई एम इल, ये कॉमा लगाओ एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो। बस इसी प्रकार से आपको बनाना है,
तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने देखा है भाई जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले ही आ रहे हैं तो अलग क्या बताने की जरूरत है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही बता दिया जाए। देखो यहां भी आई आप कैपिटल कर लो, आई सेड टू श्याम, एस कैपिटल करो, SHYAM श्याम, श्याम। एंड यहां आप कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगाओ, फिर यहां यू आप लिखो विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। बस यहां कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद कर दो। बस इसी प्रकार से आपसे पंक्चुएशन पूछे जाएंगे और आपका ऐसे ही 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो भी जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले कंप्लीट कर लो। और हाँ, आपके बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उसे थोड़ा थोड़ा किया कीजिए, ठीक है। अब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आ चुका है गाड़ी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, और आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाया भी हूँ। ये देखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट इसका हमें करना है, और ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ भी चुका है। देखो यहां लिखा क्या है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कौन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर? कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। चलो फिर ये आपको बनाना है। कैसे बनाओगे मैं आपको सब कुछ रूल्स स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले आप इसे समझो, पहला पंक्ति, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। अब यहां आपको सबसे पहले यार योग्य अध्यापक यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, इसका इंग्लिश लिखना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ईश्वर चंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? मतलब वाज मतलब थे, वाज मतलब थे, ये मतलब एक। अब कौन थे? मतलब एबल टीचर, योग्य अध्यापक। बस यही इतना बताना है। ये हो गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ये एबल टीचर यानी कि योग्य अध्यापक थे। बस इतना का हो गया यहां तक का। दूसरा, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। कौन आते थे? मेनी स्टूडेंट यानी कि कई विद्यार्थी। अब यहां आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मेनी स्टूडेंट्स केम मतलब आते थे, केम टू हिम उनके पास, किस करने के लिए? मतलब क्या करने के लिए? टू स्टडी यानी कि स्टडी करने के लिए, ठीक है। बस ये आपका हो गया कि कई विद्यार्थी उनके पास स्टडी यानी कि पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। टू स्टडी यहां इन्फिनेटिव है। अब देखो यहां है जो विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। कौन लिखा? विद्यासागर ने ना। तो ठीक है, मैं केवल विद्यासागर ही लिख देता हूं। विद्यासागर, ठीक है, याद रखना विद्यासागर। अब यहां आपने विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो विद्यासागर रोट मतलब लिखना, ए बुक एक किताब लिखी। किसकी लिखी थी? यहां देख लो, व्याकरण की पुस्तक थी। तो रोट ए बुक ऑफ ग्रामर यानी कि व्याकरण, यानी कि ग्रामर की एक पुस्तक लिखी। किसके लिए? फॉर द सुविधा यानी कि कॉन्साइंस ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉन्विशंस ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स यानी कि इसका मतलब होता है सुविधा ऑफ स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। बस इतना का हो चुका है। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। कौन? विद्यासागर ने, ठीक है। ही यानी कि उन्होंने डिड मेनी वर्क्स यानी कि कई काम, मेनी वर्क फॉर
अपलिफ्टमेंट, उन्नति यानी कि ऑफ एजुकेशन। अब यहां अगर बताया जाए तो यहां मीनिंग्स भाई याद रखना पड़ेगा, लाइक उन्नत की मीनिंग, अपलिफ्टमेंट, तो ये सारी चीज थोड़ी थोड़ी मीनिंग से याद होनी चाहिए। तो यहां से आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो भी चुका है, और ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद कर लेना, जो जो बताया उसे नोट कर लेना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।